A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। हिसार में आप फिलहाल बैठे हैं अर्बन स्टेट में, और भाई किसी काम ते मतलब आप हिसार में आए थे तो कुछ दिन पहले बात हुई थी अपने साथ में जो इंसान बैठे हैं, या कदे हिसार आओ तो मिली हम भी कुछ मतलब आंदोलन का बारे में या किसानों की जो समस्या है किसी प्रकार की, चाहे पराली का मुद्दा हो चाहे किसी प्रकार का मुद्दा, उस मुद्दे पर बोलना चाहूँ है। तो सबसे पहले जी आपको राम राम। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। अपना परिचय दे दो आप थोड़ा। मैं जी राजकुमार पुनियाओ जी, मिर्ज़ापुर गांव का, और रहता शहर में लेकिन खेती करता हूँ अब भी। अच्छा, पहले आपने कोई नौकरी की? पहले मैं एयरफोर्स में था जी 20 साल। अच्छा अच्छा। तो अभी खेती कर, अभी मैं खुद अपने हाथ से ना खेत में डोल देता हूँ। अच्छा, ये भी अब भी मतलब खेती तो पूरा लगाव है? हाँ जी, सरसों की 3 किलो की डोल मैंने दी हाथ से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अभी मैंने जी अखबारों में पढ़ा है कि एक किसान को पराली जलाने के लिए 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की जेल है। ये मैं कभी पराली तो नहीं जलाता, लेकिन यही बात सुन के मेरे को खुद को टेंशन हो गई, कहीं मेरे हाथ से कभी जल गई और मुझे जुर्माना लग गया तो मेरे तो किले ही बिक जाएंगे। अभी ये बात मुझे बिल्कुल गलत लगी। किसान साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन, 1 दिन पराली जलाता है, चाहे वो 10-15 किलो की हो। पुनिया साहब एक चीज़ और नहीं, सरकार तो कहते पराली तो हम जलाने नहीं, वो तो फाने मजबूरी में जलाने अपना है। हाँ, सरकार तो पराली को है। किसान सभी समझदार है, वो पराली जलाना नहीं चाहते, ये उनकी मजबूरी है। अगर उस टाइम हाथ से कटाई करने वाले मजदूर मिल जाए तो पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस टाइम मनरेगा बंद होना चाहिए, या मनरेगा वालों को ये पराली कटाई में वो कुछ ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए जिसकी कटाई हाथ से होती जीरे की, वो फसलों के ये पशुओं के खाने काम में आ जाती। लेकिन बात ये है, किसान सिर्फ 2 या 3 दिन साल में पराली जलाता है, लेकिन बाकी पूरी साल वो अच्छी फसलें पैदा करके वातावरण को सुधारता है, ऑक्सीजन पैदा करता है, उसके ऊपर इतना जुर्माना। बाकी साल वो इतने बढ़िया फसल पैदा करता है, उसके लिए उसको थोड़ा बहुत इनाम भी तो मिलना चाहिए। मतलब इनाम गलती पे तो जुर्माना लगा दिया। हाँ। लेकिन अच्छाई के लिए कोई चीज़ दे? हाँ, कोई चीज़ नहीं दे रहे। तो उससे ज़्यादा प्रदूषण बड़े बड़े अमीर आदमी फैला रहे हैं। वो है फ़ोनों से होने वाला रेडिएशन, उसकी तरफ न सरकार ध्यान दे रही है, न न्यायालय ध्यान दे रहा है, और न ये मीडिया ध्यान दे रहा है। क्या फ़ोन से प्रदूषण नहीं फैलता है क्या? फ़ोन से टावर तक जब रेडिएशन जाता है, फ़ोन को ये पता नहीं होता कि टावर किधर है, वो चारों तरफ उसका रेडिएशन फैलता है। उस चारों तरफ में अगर 1000 टावर है तो सभी टावर में उसकी एनर्जी जाएगी, तो इतना रेडिएशन होता है। ऐसे ही टावर से जब फ़ोन की तरफ रेडिएशन आता है तो टावर को भी नहीं पता होता कि फ़ोन किधर है, वो भी चारों तरफ रेडिएशन फेंकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके कारण पक्षी जो है टावरों पर बैठना पक्षियों ने बंद कर दिया है, पक्षी कम हो गए बहुत। उसके आसपास जो लोग हैं हमारे गांव में टावर के आसपास, वहाँ कैंसर की बहुत ज़्यादा शिकायतें होंगी। जो आदमी है उसके भी शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और मेरा अपना हिसाब ये है कि जो रेडिएशन में ज़्यादा यूज़ करता है उस आदमी के मतलब बच्चे पैदा होंगे, लड़कियां ज़्यादा होती, लड़के कम। और जो औरतें हैं उनके भी सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। आजकल सबके बच्चे अस्पतालों में पैदा होने लग गए। पहले किसी को अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, और अस्पताल में जाके भी बच्चे को 5-7 दिन उस शीशे में रोकना पड़ता है। ये सब रेडिएशन के कारण हो रहा है। और अभी अमेरिका, इंग्लैंड में इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं कोरोना से, हमारे देश में नहीं मर रहे, जबकि वहाँ का खाना हमारे से बहुत अच्छा है। उसका मरने का कारण मेरा हिसाब ये शायद उधर ये फ़ोन हमारे से बहुत साल पहले से, उसका रेडिएशन के कारण वहाँ लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी से और सरकार से, क्या रेडिएशन नुकसानदायक है या नहीं? अगर है तो इसके ऊपर कब से सोचना करोगे? अब से या और 5-10 साल के बाद, जब सब लोग बीमार हो जाएंगे और डॉक्टरों के पास भी इसका इलाज नहीं मिलेगा, तब अभी से इसके बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। और जितने फ़ोन हैं उन सब पे ये लिख देना चाहिए कि ये सेहत
के लिए नुकसानदायक है रेडिएशन। लेकिन पुण्य चीज़ जैसे सिगरेट पे लिखा होता है कि तंबाकू पीना नुकसानदायक है, ऐसे लेकिन ही लोग पियो तो फिर भी है उसमें। लेकिन बहुत कम पीते हैं, और जो पीता है उसको पता है। अभी अब फ़ोन तो हम बच्चों को दे देते हैं, सोचते ये रो रहा है फ़ोन दे दें, और जो बात हमें 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं वो 20 मिनट लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं किसी मतलब कहने का मतलब आपका ये है भाई कम यूज करना चाहिए। देखो इसके बगैर आपने भी पता है, हाँ, हाँ। ये तो क्लास भी ऑनलाइन होगी, बड़ा कहीं काम तो चलता नहीं। देख फोन हाँ, बिना ये सीधी बात। ऑनलाइन क्लास होगी, इसका भी कोई और अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। छोटे बच्चों पे तो रेडिएशन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और मीडिया ने, ये जो IT कंपनियां, इन्होंने तो अनलिमिटेड कॉल कर रखी कि आप दिन में कितनी देर फ़ोन करो। वो इतना रेडिएशन फैला रहे, उनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं? वो तो करोड़ों क्या 100 करोड़ भी जुर्माना दे सकते, 1000 करोड़ भी जुर्माना दे सकते, लेकिन हर एक देश में IT कंपनियां इतनी पावरफुल है, वो किसी भी सरकार की उनके सामने बोलने की या जुर्माना लगाने की कोई हिम्मत नहीं। इसलिए मेरी सरकार से सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर भी सोचो, ये जो रेडिएशन से जो प्रदूषण फैल रहा है, और इसको कम करने के तरीके सोचो। जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनको बुला के बैठक करो। इसके कई तरीके निकल आएंगे कि हम रेडिएशन को कम भी कर सकते हैं और अपना काम भी चला सकते हैं। आपने कभी मैनुअली भी पता कराया जिस चीज़ का भाई रेडिएशन का कितना के नुकसान, जैसे अपने टावर हों जो इनके ऑफिस हों हैं, हाँ जी। कौन सी जगह पर? अब मेरे गांव में मैंने देखा है, जहाँ टावर के आसपास में मैंने देखा है, पहले कोई कैंसर के पेशेंट नहीं होते थे, अभी बहुत लोगों में कैंसर हो रहा है। पहले तो लोग बोल देते कि दारू पीने से, बीड़ी पीने से कैंसर हो रहा है, लेकिन औरतें बेचारी कभी दारू नहीं पीती, बीड़ी नहीं पीती, उनको भी कैंसर हो रहा है, और बहुत ज़्यादा। तो मेरे इलाज भी नहीं है। कैंसर का कोई इलाज नहीं, उसका इलाज है सब घर वाले बीमार हो जाते, और उस इलाज कराते कराते घर का सब कुछ बिक जाता है, तो आखिर में मौत इलाज है। हाँ, और अपने जो पक्षी जो टावरों पर बैठते थे, उन्होंने बैठना बंद कर दिया, देसी चिड़िया रही नहीं। और जो पक्षी है वो 440 वोल्ट का जो तार होता है जिसमें बिजली गुजरती है, उसके ऊपर तो बैठ जाते, लेकिन टावर पर नहीं बैठते, क्योंकि पक्षियों में अपने ज़्यादा दिमाग है, उनको पता चल जाता है ये चीज़ हानिकारक है। हमारे अंदर इतना समझदार दिमाग का बचा नहीं, हम ये सब महसूस नहीं कर पाते, हमारी संवेदनशीलता कम हो गई है। पक्षियों में अब भी है, जानवरों में अब भी। बिल्कुल। मोदी साहब जब हरियाणा के प्रभारी थे जी, उस टाइम से मैं जानता हूँ कि बड़े अच्छे लीडर थे। मैं इनके हर एक स्टेटमेंट पढ़ता था और मुझे अच्छी लगती थी। और अभी किसानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ऐसा शब्द न बोले जो उनको अच्छा न लगे। मोदी जी हरियाणा में आते थे, खट्टर साहब उनको खिचड़ी बनाकर खिलाते थे। मोदी साहब को खिचड़ी बड़ी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने खट्टर साहब को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। जब उस टाइम उसको कोई नहीं जानता था, बेचारे अनिल विज एक अच्छे लीडर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो गृह मंत्री बन के रह गए, वो भी उसको पूरा अच्छी तरह गृह मंत्रालय नहीं दिया। अभी इतने बूढ़े बूढ़े लोग, बेचारे सरदार जी जिनकी 80 साल तक उम्र होगी, इतनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, वो इतनी सर्दी में बैठे हैं। अरे मोदी साहब कुछ शर्म करो। ये लोग इतने ऐसे नारे लगा रहे कुछ लोग, मुझे खुद बुरा लगता है कि मोदी जी इतने अच्छे थे, अमेरिका में गए, सब जगह गए, ताड़ियाँ बजवा के आए, आप खुद कितना अच्छा लगा था। अब इतने किसान परेशान हो रहे इतने ज़्यादा, और आप चुप बैठे हो, आज तक उनके पास नहीं गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी कई बार किसान को कोई भैंस मिल जाती है, वो बड़ी कड़वाड़ होती और दूध नहीं देती, 3-4 महीने अच्छा दूध देगी, फिर नहीं देगी, और उसके फिर किसान आगे लाठी लेके खड़ा होगा, उसका कोड़ी डाल देगा, कुछ और करेगा, खाने के लिए देगा, तो भी नहीं देती। फिर उसका लाठी इधर उधर घुमाड़ कर मारेगा, इधर ज़मीन पर मारेगा, भैंस को नहीं मारेगा। फिर वो एक आधा टाइम छोड़ के दूध देती, जब वो दूध देती तो बाल्टी को फुल मारती। ये मंडे भी लगने लगा है किसान आंदोलन से कि सरकार को पोषना पड़ेगा, और वो जब पोषेगी तो मेरी किसान लीडरों से ये रिक्वेस्ट है कि पूरी बड़ी बाल्टी उसके आगे रखियो, छोटी नहीं, मतलब अपनी पूरी जितनी मांग है पूरी करवाइयो। किसान सरकार ने मांग पूरी करनी पड़ेगी, और मोदी साहब आप सबकी मांग पूरी करके अच्छे 5-10 टैंकर गर्म पानी के ला के, बेचारे सर्दी मर रहे, इनको नहलाने के दियो गर्म पानी। आपने कुंभ में भी तो 4-5
सफाई वालों के पाँव धोए थे, वैसा काम आप इधर करो, सारा भारत फिर आपकी जय जयकार करेगा, नहीं तो बुरा हाल होगा। एक कहानी मेरे को याद आ रही है, मैं स्कूलों में पढ़ते थे। एक बार एक मंदिर के पुजारी होते थे और अच्छे आदमी थे, बाबा भारती, वो घोड़ा रखते थे। तो उसको रास्ते में एक नीचे लंगड़ा आदमी मिला, उसने बोला भाई मुझे बिठा ले। तो बाबा भारती जी ने उसने बिठाने के लिए घोड़ा रोक दिया, और वो एक डाकू था, घोड़े बैठते ही बोला ये तो मैं घोड़ा लेके जा रहा हूँ। तो बाबा भारती समझ गया कि ये डाकू है। तो बाबा भारती उसको बोले भाई एक बात सुन ले, किसी को ये मत बोलना कि मैं ये घोड़ा ऐसे चुरा के लाया हूँ, नहीं तो आज के बाद में कोई भी गरीब आदमी की मदद नहीं करेगा, उसको कोई अपाहिज आदमी की अपाहिज आदमी की कोई लिफ्ट नहीं देगा, घोड़े पे नहीं बिठाएगा। तो उस टाइम का डाकू भी बेचारा, उसके अंदर भी दिल था, आत्मा जागी उसकी आत्मा जागी उस बात से, और उसने वो घोड़ा छोड़ दिया। और सुबह वो बाबा भारती के अस्तबल में बाबा भारती को घोड़ा मिला। तो मैं भी मोदी साहब से कह रहा हूँ कि आप किसानों की बात सुन लो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में कोई भी पूरी दुनिया में किसी चाय बनाने वाले को या किसी गरीब आदमी को प्रधानमंत्री तो क्या, MLA MP सरपंच तक नहीं बनाएंगे। या आप भी समझ लो मोदी साहब, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, सबकी मांग मान लो पूरी। ये 4 मांग बोल रहे हैं तो आप इनकी 8 मांग मानो, और अच्छे गर्म पानी के टैंक से इनको नहा के खुश करके भेजो। पूरा देश मोदी जी करे। बिल्कुल, अलग अलग आपने बात करी है इन तय, और इन अपने विचार दिए हैं। आपने विचार किसे लगे भाई ज़रूर बताइयो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ना शेयर कर दियो, क्योंकि किसानों का ये मुद्दा है। और सरकार तो मतलब है कि यही अपील है भाई, जल्दी तो जल्दी किसानों की सुन ले, ठीक रहेगा, क्योंकि ठंड में बड़ा बुरा हाल है। जय जवान जय किसान।